तो अभी जैसे हम लोग ब्लड का फिजियोलॉजी देख रहे हैं, तो सबसे पहले जो ब्लड है, अब देखो ब्लड का सेकेंड वीडियो है, तो इसमें हम लोग टॉपिक कौन कौन सा कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कवर करेंगे आरबीसी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, आरबीसी के और उसका क्लिनिकल देखेंगे। उसके बाद हम लोग ईएसआर देखेंगे, ईएसआर क्या होता है उसको देखेंगे। हीमोग्लोबिन को देखेंगे, थोड़ा सा हीमोग्लोबिन को देखेंगे, पैक्ड सेल वॉल्यूम को देखेंगे। और ब्लड इंडिसेस होता है, जैसे एमसीवी क्या होता है, एमसीएच क्या होता है और एमसीएससी क्या होता है, ये सब को देखेंगे और इसका एक क्लिनिकल इंपॉर्टेंस हम लोग देखेंगे। तो ये वीडियो में हम लोग इसकी बात करेंगे सब। तो सबसे पहले देखो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं आरबीसी। तो बेसिकली अगर आरबीसी के बारे में बताऊं तो ये जो आरबीसी होता है इसका नॉर्मल रेंज होता है 4.5 to 4.5 होता है, 4 to 4.5 मिलियन पर एमएमक्यू होता है ये, मतलब समझ रहे हो, पर एमएमक्यू में कितना होता है, बेसिकली ये 4.5 मिलियन होता है। और बेसिकली यही मेल में इसका थोड़ा सा काउंट इंक्रीज होता है, मेल में 5 to 5.5 होता है और फीमेल में एक क्या होता है 4.5 के आसपास होता है, 4 to 5 के आसपास होता है, 4 to 5 मिलियन पर एमएमक्यू के आसपास होता है। क्योंकि फीमेल में क्या होता है, मेंसेस होता है, तो उनमें जो होता है ब्लड लॉस होता है हर महीने, तो उसके लिए इसमें आरबीसी का काउंट इसका कम रहता है, फीमेल में स्लाइड कम होता है। उसके बाद जो आरबीसी का फंक्शन अभी हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट में क्यों ट्रांसपोर्ट कैसा करता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है हीमोग्लोबिन, तो ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन एंड CO2 का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा ये बफर एक्शन, मतलब एसिड और बेस को ये मेंटेन रखता है, क्योंकि इसके बाद H+ जो होता है, H+ आयन होता है, वो रेगुलेटरी फंक्शन करता है वहाँ पे। तो यहाँ पे रेगुलेशन होता है H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन का, इसकी वजह से क्या होता है, बफर एक्शन करता है। तो ट्रांसपोर्ट में, और एक तो क्या हो गया, एक इसमें करता है, एक करता है अपना इसमें अपना किसमें एक बफर एक्शन, मतलब एसिड बेस बैलेंस। थर्ड इसमें बताऊं, जो आरबीसी होती है, सपोज जो एक आरबीसी होती है, ये आरबीसी के सरफेस पे कुछ एंटीजन होते हैं, जैसे एंटीजन ए, एंटीजन बी, RH एंटीजन, तो ये सब एंटीजन्स होते हैं। याद रखना जो ब्लड ग्रुप O होता है, उसके पास कोई एंटीजन नहीं होता, पर जो O निगेटिव होता है ना, उसके पास तो कोई एंटीजन नहीं होता, पर O पॉजिटिव के पास एक एंटीजन होता है, RH एंटीजन। अब RH एंटीजन किसमें होता है, जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो, जैसे A पॉजिटिव में RH एंटीजन दिखेगा, B पॉजिटिव में दिखेगा और O पॉजिटिव में RH एंटीजन दिखेगा, ये हो गया। तो ये इसका कंसेप्ट है। तो O ब्लड ग्रुप में क्या होता है, सिर्फ एंटीबॉडी होती है, A और B एंटीबॉडी होती है, तो ये ध्यान रखने का। तो इसको मैं डिटेल नहीं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि इतने अपन ने 12th में पढ़ा है। देन इसके बाद अब हम लोग नॉर्मल स्ट्रक्चर देखते हैं आरबीसी का। तो आरबीसी का देखिए नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, नॉर्मल स्ट्रक्चर आरबीसी का बाइकॉन्केव होता है, ये आरबीसी का नॉर्मल स्ट्रक्चर बाइकॉन्केव होता है। और ये बेसिकली जो यंग आरबीसी होती है ना, यंग आरबीसी वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल, पर जैसे जैसे ये ओल्ड होती जाती है, वो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, ये स्प्लीन में जाके फंस जाती है, स्प्लीन की कैपिलरी में जाके फंस जाती है और इसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो एक आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है, 120 डेज का लाइफ स्पेन होता है एक आरबीसी का, ये हो गया। देन इसके बाद अब आगे हम लोग देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी का फॉर्मेशन होता कहाँ है, तो आरबीसी का फॉर्मेशन होता कहाँ पे है, तो आरबीसी का फॉर्मेशन बेसिकली होता है अपना इसमें क्या बोलते हैं अपना, एक सेकंड, तो आरबीसी का फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अगर एज वाइज जाएंगे ना, हम लोग जाएंगे, तो सबसे पहले आरबीसी का फॉर्मेशन, अगर एडल्ट नॉर्मल एडल्ट की बात करूं, तो आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। बोन मैरो मतलब क्या होता है, मैंने बता दिया था इसके पहले वाली वीडियो में, कि जो होता है स्पेस होता है उसमें बोन में रेड और येलो बोन मैरो, और रेड बोन मैरो ही बनाती है अपने सेल्स, ये हो गया। तो ये जो बोन मैरो सिर्फ आरबीसी नहीं बनाती है, WBC बनाती है,
प्लेटलेट्स भी बनाती है, सब बनाती है जितने भी ब्लड सेल्स हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, अब इसके लिए क्या क्या आरबीसी फॉर्मेशन में क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे हार्मोन हो गए, कुछ हार्मोन जैसे एरिथ्रोपोइटिन हो गया, थायरोक्सिन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, तो ये स्टिमुलेटरी फंक्शन एज ए स्टिमुलेंट काम करते हैं। आयरन की ज़रूरत पड़ती है ब्लड में, ब्लड बनाने में। उसके बाद विटामिन B12 की ज़रूरत पड़ती है इसको बनाने में, आरबीसी को बनाने में। फोलिक एसिड की ज़रूरत पड़ती है, फोलिक एसिड की। तो अगर ये सब नहीं रहेगा ना तो आरबीसी जो है उसके जो है बनने में वो अच्छी बन नहीं पाएगी। अगर जैसे WB क्या बोलते हैं, आयरन नहीं है या फिर विटामिन B12 नहीं है, ये हो गया। देन इसके बाद कभी कभी क्या होता है, जब आरबीसी डिक्रीज होती है ना, आरबीसी डिक्रीज होती है तो क्या होता है, हाइपोक्सिया होता है। इससे क्या होता है, जो किडनी होता है, किडनी में एरिथ्रोपोइटिन ये जाके बोन मैरो को स्टिमुलेट कर देता है और उससे क्या हो जाती है, आरबीसी बनने लगती हैं, तो वो मेंटेन हो जाता है। तो ये ध्यान रखने का रहता है, तो ये ध्यान रखने का, ये हो गया। और आरबीसी में जो ऑक्सीजन आरबीसी में ट्रांसपोर्ट होता है, मैंने बताया ऑक्सीजन एंड CO2 का। तो ये कौन करता है, ट्रांसपोर्ट कौन करता है बेसिकली, किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन। क्यों, क्योंकि आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को जोड़ के लेके जाता है टिश्यू में और CO2 को लेके जाता है बाहर। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं वेरिएशन इन नंबर ऑफ आरबीसी। तो अभी देखो ये इसका वेरिएशन हम लोग देखते हैं कि इसका वेरिएशन कैसा होता है कि अगर आरबीसी इंक्रीज हो जाए, आरबीसी किस केस में इंक्रीज हो सकता है। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल केस देखते हैं। देखो फिजियोलॉजिकल केस में सबसे पहले अगर हाई एटीट्यूड पे कोई बंदा जा रहा है, हाई एटीट्यूड, तो हाई एटीट्यूड पे क्या होता है, ऑक्सीजन कम होता है, इसीलिए आरबीसी अपना नंबर बढ़ा लेती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को कैप्चर कर लीजिए, थोड़े मोड़े ऑक्सीजन बचे हैं बॉडी में। तो ये हो गया हाई एटीट्यूड पे। सेकेंड स्ट्रेस में इमोशनल स्ट्रेस। थर्ड अपना एक्सरसाइज अगर हम लोग कर रहे हैं तो एक्सरसाइज में आरबीसी का नंबर इंक्रीज हो जाता है, एक्सरसाइज में आरबीसी का नंबर इंक्रीज हो जाता है, स्ट्रेस में इंक्रीज हो जाता है। फोर्थ बात करें तो इसमें इन्फेंट में जो हो आरबीसी का नंबर ज़्यादा होता है, 8 to 10 मिलियन होता है। और अगर जेंडर की बात करें तो मेल में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। उसके बाद ये हो गया। देन अब आरबीसी का साइज, जो आरबीसी का नंबर इंक्रीज होता है। पैथोलॉजिकल केस देखते हैं, पैथोलॉजिकल। तो यहाँ पे एक होता है पॉलीसाइथेमिया वेरा। तो पॉलीसाइथेमिया वेरा मतलब क्या होता है, इसमें आरबीसी का नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों, प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया वेरा हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो बोन मैरो होता है ना, बोन मैरो की हाइपर एक्टिवेशन हो जाता है, बोन मैरो हाइपर एक्टिवेशन हो जाता है। तो ज़्यादा काम करेगा तो ज़्यादा सेल बनेंगे, तो इसमें आरबीसी भी ज़्यादा अपनी बनेंगी। तो ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो आरबीसी है वो डिक्रीज हो जाती है। किस केस में आरबीसी डिक्रीज हो जाती है। तो आरबीसी डिक्रीज किस केस में होती है, सबसे पहले फिजियोलॉजिकल देखेंगे, फिर पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले कि जैसे फिजियोलॉजिकल में बताऊँ, जैसे अपना ये बोल, हाँ, कोई डीप सी में गया है, कोई डीप सी में अंदर है, तो वहाँ पे बैरोमेट्रिक प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से ये हो गया। दूसरा स्लीप में बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, तो आरबीसी की ज़रूरत वहाँ पे कम पड़ती है, तो आरबीसी का नंबर डिक्रीज हो जाता है। प्रेगनेंसी में भी आरबीसी का नंबर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी, स्लीप और डीप सी, इसमें आरबीसी का नंबर डिक्रीज हो जाता है फिजियोलॉजिकल। और पैथोलॉजिकल का मतलब वही एनीमिया हो गया, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया या फिर फोलिक पर्नीशियस एनीमिया, ये सब। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन। तो देखो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन अगर बताऊं तो आरबीसी अगर डिस्ट्रक्ट होगा तो आरबीसी में बेसिकली क्या होता है, हीमोग्लोबिन ही होता है, मेनली हीमोग्लोबिन होता है। अब ये हीमोग्लोबिन टूटता है किसमें, हीम और ग्लोबिन में। और ये ग्लोबिन तो बेसिकली क्या होती है, लीवर में स्टोर होती है और बाद में रीयूज हो जाती है। और ये जो हीम वाला पार्ट है, ये अपना हीम वाला पार्ट होता है, ये दो पार्ट में टूटता है। एक तो पोरीफायरिन में और एक होता है आयरन में। आयरन प्लस एपोफेरेटिन, आयरन प्लस एपोफेरेटिन, ये आयरन प्लस एपोफेरेटिन मिलके क्या बनाते हैं, फेरेटिन बनाते हैं। फेरेटिन जो कि स्टोर हो जाता है लीवर में और बाद में रिलीज होता है ज़रूरत पड़ने में। अभी देखो, अभी
क्या होता है, जो ये अपना बना ना पोरीफायरिन, ये जाता है किसमें, लीवर में, और ये वहाँ से बनता है अपना बिलीवर्डिन। तो ये सब अभी बनता है, तो इसको मैं अभी बताऊंगा। तो इसको अभी डिस्कस कर लेता हूँ। जो सपोज पोरीफायरिन था, पोरीफायरिन से सबसे पहले यहाँ पे बन जाता है बिलीरुबिन जाके इंटेस्टाइन में बनाता है बिलीवर्डिन जो कि अनकॉन्जुगेटेड रहता है, यही लीवर में जाके कॉन्जुगेटेड बिलीवर्डिन हो जाता है, और फीकस के थ्रू और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है। फीकस के थ्रू स्टर्कोबिलिजन और यूरिन के थ्रू यूरोबिलिजन, जिसकी वजह से कलर होते हैं। तो ये हो गया, तो ये मैंने बता दिया इसको। अब उसके बाद मैं बताता हूँ कि इसका जो बिलीरुबिन का नॉर्मल लेवल होता है, बिलीरुबिन का नॉर्मल जो लेवल होता है, बिलीरुबिन का नॉर्मल जो लेवल होता है 0.9 टू 1.5 होता है, 0.9 टू 1.5 होता है, कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड। अच्छा, यहाँ पे क्या बता दिया मैंने, याद रखना, ए बिलीवर्डिन है और ए बिलीरुबिन है, तो ये देखो, ए बिलीरुबिन जो होता है 0.9 टू 1.5 होता है इसका नॉर्मल लेवल, 1.15, तो लेस देन, अगर ग्रेटर देन 1 हो जाए ना बिलीरुबिन, तो इसको हम लोग जॉइंडिस बोल देते हैं, जॉइंडिस हो गया है, ये हो गया। और क्लिनिकली कब दिखेगा, जब 2.5 से ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो, अब क्या होता है कि आरबीसी का कभी आरबीसी का साइज जो है अगर आरबीसी का साइज जो है डिक्रीज कर जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोसाइटिक आरबीसी का। और ये किस में मिलेगा माइक्रोसाइटिक, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में। अगर आरबीसी का जो है साइज इंक्रीज कर जाता है, तो ये क्या होता है, माइक्रोसाइटिक बोलते हैं, माइक्रोसाइटिक। तो इसमें ये किस में दिखता है, बेसिकली ये अपने को दिखता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में, ये होता है। तो देखो, ये हो गया, ये हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं एरिथ्रोपोइसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी बेसिकली 2 से लाइफ, जब फीटल लाइफ में बेसिकली योग सैक में बनता है, 3 to 6 मंथ में यही लीवर और स्प्लीन बनाते हैं, और 6 to 9 मंथ पे कौन बनता है, बोन मैरो और लीवर बनाते हैं, और एडल्ट में बेसिकली कौन बनाता है, बोन मैरो। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर याद रखिएगा। ये हो गया। देन इसके बाद मैंने बता दिया। अब हम लोग देखते हैं आगे कि जो आरबीसी है ना, आरबीसी फॉर्मेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो एक तो स्टिमुलेंट कौन से, जैसे मैंने बताया अभी, हार्मोन, एरिथ्रोपोइटिन, टेस्टोस्टेरोन और थायरोक्सिन, ये हो गया। और कुछ मैचुरेशन फैक्टर होते हैं, मैचुरेशन फैक्टर जैसे विटामिन बी, सी, डी, ई, ये सब जो होता है विटामिन इंपॉर्टेंट होता है, विटामिन B12, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद अब हम लोग आगे देखते हैं जो मैचुरेशन फैक्टर होता है। मेन मैचुरेशन फैक्टर बताता हूँ। मेन मैचुरेशन फैक्टर एक होता है B12, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। अब ये दोनों अगर जो है दोनों की डिफिशियंसी हो जाए ना, तो डीएनए सिंथेसिस जो होता है नहीं हो पाता। अब डीएनए सिंथेसिस होता तो डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा तो आरबीसी मैचुरेशन डिफेक्ट आ जाएगा। तो आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाएगी अगर डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, जब ये विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डिफिशियंसी हो जाए। ये हो गया, तो ये हम लोग ने देख लिया। अब सोर्स ऑफ विटामिन B12 तो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। बेसिकली एनिमल सोर्स में होता है ये। और बेसिकली B12 का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, बेसिकली ये कराता है इंट्रिंसिक फैक्टर। तो अगर किसी को गैस्ट्रिक अल्सर हो जाए तो उसमें भी विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया मिलेगी। क्यों? क्योंकि गैस्ट्रिक अल्सर में इंट्रिंसिक फैक्टर डैमेज हो जाता है। किसी को कि गैस्ट्रेक्टोमी कर दी गई है, गैस्ट्रेक्टोमी कर दी गई है, उसमें भी इंट्रिंसिक फैक्टर कम हो जाएगा, तो विटामिन B12 वहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर है ही नहीं, और इंट्रिंसिक फैक्टर ही विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कराता है। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं हीमोग्लोबिन। अब हम लोग हीमोग्लोबिन पे आ जाते हैं। हीमोग्लोबिन तो जैसे हम लोग को पता है कि हीमोग्लोबिन, अगर काउंट हीमोग्लोबिन का कम हो जाता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनीमिया। तो जैसे देखो, हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या होता है, हीमोग्लोबिन अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो व्हाट इज हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन इज आयरन कंटेनिंग कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो बेसिकली ये क्या होता है, आयरन कंटेनिंग कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है। अब इसका नॉर्मल लेवल बताऊँ हीमोग्लोबिन का, तो एट बर्थ पे हीमोग्लोबिन होता है 20 to 25 ग्राम पर डेसीलीटर।
ग्राम पर डेसीलीटर। और अप टू 3 मंथ तो एट बर्थ था, अप टू 3 मंथ कितना होता है बेसिकली 60 to 20 mg पर 60 to 20 ग्राम पर डेसीलीटर। एक नॉर्मल एडल्ट मेल में कितना होता है 14 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर, और एक फीमेल में कितना होता है, ये होता है 12 to 14 ग्राम पर डेसीलीटर, ये होता है, ये ध्यान रखने का। देन इसके बाद हम लोग आगे फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, तो एक तो इसका बफर एक्शन काम करता है, बफर एक्शन, और एक होता है ट्रांसपोर्ट में किसका ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन एंड CO2 का, ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो देखो हीमोग्लोबिन जो बेसिकली होता है, हीमोग्लोबिन इसमें 2 पार्ट होते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो हीम वाला पार्ट होता है, एक ग्लोबिन वाला पार्ट होता है। हीमोग्लोबिन मतलब हीम प्लस ग्लोबिन। अब हीम वाला पार्ट में 2 पार्ट होते हैं इसके, एक तो होता है आयरन और एक होता है पोरीफारिन। ये पोरीफारिन का तो मैंने अभी बता दिया था डिटेल। अब आयरन में देखो इसमें बेसिकली फेरस फॉर्म में होता है, तो इसका ऑक्सीजन एफिनिटी टूवर्ड्स द ऑक्सीजन इसका क्या होता है, ज़्यादा होता है जो फेरस फॉर्म में होता है। अगर यही फेरिक फॉर्म में हो जाए ना तो टूवर्ड्स द ऑक्सीजन एफिनिटी, तो मतलब रिड्यूस फॉर्म, तो यहाँ पे क्या होता है लेस एफिनिटी टूवर्ड द ऑक्सीजन। तो ये याद रखने का, जो फेरस होता है Fe+2 वो क्या होता है बेसिकली इसका गुड एफिनिटी टूवर्ड्स द ऑक्सीजन, पर यही फेरस फॉर्म में रहेगा तो क्या होगा लेस एफिनिटी टूवर्ड्स द ऑक्सीजन। तो ये ध्यान रखने का अपने को। देन इसके बाद बताऊं कि जैसे अब इसका ग्लोबिन वाला पार्ट बताऊं, तो ग्लोबिन बेसिकली क्या होता है पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। क्या होता है पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। और टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन बताऊं तो यहाँ पे 2 हीमोग्लोबिन होते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब होता है यहाँ पे चेन ऑफ अमाइनो एसिड होती है, तो वहाँ पे 141 अमाइनो एसिड होता है। बेसिकली इस 141 अमाइनो एसिड की चेन होती है। टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन एडल्ट हीमोग्लोबिन हो गया, और क्या होगा फीटल हीमोग्लोबिन होगा। अब देखो एडल्ट हीमोग्लोबिन जो होता है, एडल्ट हीमोग्लोबिन इसमें क्या होता है 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है। फीटल हीमोग्लोबिन में क्या होता है 2 अल्फा चेन होती है और 2 गेमा चेन होती है, मतलब इसमें बीटा चेन एब्सेंट होती है। अब याद रखने का, जो फीटल जो इसकी ओवरऑल अगर बात करूँ ना, तो फीटल हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन टूवर्ड द ऑक्सीजन इस ज़्यादा होता है। मतलब क्या ऑक्सीजन एफिनिटी ज़्यादा होती है फीटल हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन एफिनिटी ज़्यादा होती है, मतलब चिपकने की जो क्षमता होती है फीटल हीमोग्लोबिन की ज़्यादा होती है, और यही एडल्ट हीमोग्लोबिन की कम होती है। पर बेसिकली अगर यूट्रस में बात करूँ तो यूट्रस में मतलब इन्वायरमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, अंदर मतलब यूट्रस में फीटल हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन एफिनिटी ज़्यादा होती है, एडल्ट की कम होती है, इसी के लिए तो फीटल हीमोग्लोबिन होता है यूट्रस में। पर जैसे ही इन्वायरमेंट में आएगा तो इन्वायरमेंट में एडल्ट हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन एफिनिटी अच्छी होती है फीटल हीमोग्लोबिन से। इसी के लिए क्या होता है आफ्टर बर्थ फीटल हीमोग्लोबिन कन्वर्ट ज़्यादा किसमें, एडल्ट हीमोग्लोबिन में। इसी के लिए क्या होता है जब हीमोग्लोबिन टूटता है तो क्या होता है फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होता है बच्चे में, ये हो गया। अब आरबीसी में मैंने बता दिया, आरबीसी में बेसिकली जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। तो सबसे पहले आयरन है यहाँ पे, तो 2 अल्फा चेन हो गया और 2 बीटा चेन हो गया। अब सपोज क्या हो गया, कभी कभी एबनॉर्मल चेन होती है, तो सपोज ये अल्फा एब्सेंट हो जाए तो उसको इसी को बोलते हैं अल्फा थैलेसीमिया। बीटा एब्सेंट हो जाए तो इसको बोलते हैं बीटा थैलेसीमिया। दोनों अल्फा एब्सेंट हो सकते हैं या फिर एक अल्फा एब्सेंट हो सकता है, दोनों बीटा एब्सेंट हो सकते हैं या फिर एक बीटा एब्सेंट हो सकता है, ये मैंने बता दिया। अब और अगर आरबीसी का कभी कभी आरबीसी का शेप डिफेक्ट हो जाए, जैसे सिकल सेल शेप है इसका, तभी भी ऑक्सीजन एफिनिटी जो होती है वो उतनी फील नहीं होती है और ये आरबीसी जल्दी ब्रेक भी हो जाती है। तो ये अपने को ध्यान रखने का। तो हम लोग पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया में। अब यहाँ पे हम लोग कुछ हीमोग्लोबिन के डेरिवेटिव देखते हैं। हीमोग्लोबिन के डेरिवेटिव, तो हीमोग्लोबिन के डेरिवेटिव जैसे एक होता है मीथ हीमोग्लोबिन, एक होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, एक होता है अपना कैसा
सेल्फ हीमोग्लोबिन। तो ये सब बेसिकली अपने बॉडी में होते हैं पर ट्रेस फॉर्म में होते हैं, पर अगर इनका लेवल जो होता है बढ़ जाते हैं तो अलग अलग साइन सिम्टम आने लगते हैं। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो ये हो गया। देन इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। भी अब हम लोग देखते हैं इसमें कि अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा ESR। तो ESR हम लोग देखते हैं। तो देखो ESR का मतलब क्या होता है, एरिथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन रेट। तो इसको पूरा लिख देता हूँ, एरिथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन रेट। तो एरिथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन रेट का मतलब इसमें हम लोग क्या होता है बेसिकली कि इसमें हम एक ट्यूब लेते हैं और इसमें हम लोग ब्लड को डाल देते हैं। तो जितनी तेज़ी से RBC सेटल होती है ना, वही उसका क्या होता है ESR। मतलब क्या होता है, सेटलिंग ऑफ RBC की मतलब RBC कितने तेज़ी से नीचे सेटल डाउन हो रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ESR। अब इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखना, जितना RBC का नंबर ज़्यादा रहेगा उतना ब्लड क्या रहेगा, कॉन्सनट्रेट रहेगा। तो उतना जो है ESR जो रहेगा कम रहेगा, मतलब डाइल्यूट ब्लड में जिसमें RBC क्या है कम है, उसमें ESR ज़्यादा होगा, एक याद रखना। अब कॉन्सनट्रेट ब्लड है अगर, तो उसमें RBC का नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और तो ESR उस केस में क्या होगा, कम होगा। बस ये अपने को ध्यान रखना है। तो RBC इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ESR। अब हम लोग विंट्रोस ट्यूब मेथड से इसको हम लोग कर सकते हैं। तो अभी देखो अप्लाइड फिजियोलॉजी इसकी ESR की देखते हैं। तो सबसे पहले यही तो मज़ा है जब से सब समझ में आएगा। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल देखते हैं। तो देखो एक मेल और एक फीमेल की बात करूँ तो फीमेल में ESR क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, फीमेल में RBC का नंबर थोड़ा कम होता है, इसीलिए इसका ब्लड थोड़ा डाइल्यूट होता है फीमेल का। अगर ये इन्फेंट की बात करूँ तो इन्फेंट में ESR बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें RBC काउंट बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर बताऊँ ओल्ड एज में, तो ओल्ड एज में ब्लड जो होता है डाइल्यूट होता है, तो इसीलिए ESR इंक्रीज होता है ओल्ड एज में। और ड्यूरिंग मेंसेस क्या होता है, ड्यूरिंग मेंसेस के टाइम में भी ESR ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ब्लड लॉस होता है, तो वहाँ पे RBC कम होती है। और प्रेगनेंसी में भी RBC कम होती है, तो वहाँ पे भी ESR अपना ज़्यादा मिलेगा, प्रेगनेंसी में भी ESR ज़्यादा मिलेगा। तो ये फिजियोलॉजिकल हो गया। अब हम लोग देखते हैं पैथोलॉजिकल। तो पैथोलॉजिकल में एक तो हम लोग लेते हैं ESR किसमें इंक्रीज होगा। तो देखो किसी को भी TB हुआ ना, तो TB में ESR इंक्रीज होता है। किसी को क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, जैसे रूमेटिक आर्थराइटिस है या फिर रूमेटाइड आर्थराइटिस है, रूमेटिक फीवर हो गया, इसमें जो है ESR का काउंट क्या मिलेगा, ESR इंक्रीज मिलेगा। ये हो गया। देन इसके बाद क्रोनिक इन्फ्लामेशन में और क्रोनिक लीवर डिजीज़। तो क्रोनिक लीवर डिजीज़ में भी ESR क्या होगा, इंक्रीज मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो इसमें प्रोटीन होती है कम बनती है, लीवर प्रोटीन नहीं बना पाएगा, तो इससे जो है ब्लड जो है पतला हो जाएगा, तो ESR इसमें इंक्रीज हो जाता है। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं ESR डिक्रीज किस में होगा। तो एक तो एलर्जिक कंडीशन में, एक यहाँ पे ल्यूकोसाइटोसिस में ESR डिक्रीज हो जाए ल्यूकोसाइटिस में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे RBC WBC तो कॉन्सनट्रेट ब्लड हो जा रहा है, तो ESR उस केस में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और पोलीसाइथीमिया में RBC बढ़ रहा है, पोलीसाइथीमिया बढ़ रहा है, तो कॉन्सनट्रेट ब्लड हो जाएगा, तो ESR कम हो जाएगा। तो ल्यूकोसाइटोसिस, पोलीसाइथीमिया और ल्यूकेमिया में भी क्या होता है, WBC का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये हो गया। और एलर्जी में भी याद रखना ESR जो होता है कम होता है। और उसके बाद यहाँ पे डिहाइड्रेशन एंड शॉक में क्या होता है, ब्लड कॉन्सनट्रेट हो जाता है, तो उसमें भी ESR का लेवल क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो कुछ भी रखने का नहीं है, सब कॉन्सेप्ट बेस है। ये हो गया। देन इसके बाद हम लोग आगे देखें तो पैक सेल वॉल्यूम। अब हम लोग देखते हैं पैक सेल वॉल्यूम। देखो जो पैक सेल वॉल्यूम होता है ना, पैक सेल वॉल्यूम, ये बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि पैक सेल वॉल्यूम का डिफिनेशन बताऊँ। सपोज ये क्या हो गया, इसमें प्लाज्मा हो गया, यहाँ पे RBC WBC और प्लेटलेट, तो यही पैक सेल वॉल्यूम है, यही हीमेटोक्रीट है। तो मेनली हम लोग RBC को पकड़ के चलते हैं, पर होता WBC वगैरह भी है पैक सेल वॉल्यूम में। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ RBC इन 100 ml ब्लड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैक सेल वॉल्यूम। अब देखो मतलब क्या कि अगर RBC का नंबर इंक्रीज होगा तो पैक सेल वॉल्यूम का नंबर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हो गया। तो अभी हम लोग देख लिए, तो PCV इंक्रीज, तो RBC इंक्रीज। तो जैसे अब किस में इंक्रीज होगा, जैसे डिहाइड्रेशन में,
डेंगू शॉक सिंड्रोम में इंक्रीज हो जाएगा। और पीसीवी डिक्रीज किस में होगा, जैसे एनीमिया हो गया, क्रोनिक लीवर डिजीजेस हो गया तो उसमें, और प्रेगनेंसी हो गया, हिमरेज हो गया तो उसमें पीसीवी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आरबीसी डिक्रीज हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग 3 चीज़ें देखते हैं, ब्लड इंडिसेस। तो ब्लड इंडिसेस हम लोग देखते हैं। तो ब्लड इंडिसेस में क्या होगा, सबसे पहले एमसीवी होगा, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। सेकेंड क्या होगा, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। थर्ड क्या होगा, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम क्या होता है। तो मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम क्या होता है ना, इसमें बेसिकली साइज ऑफ आरबीसी बताता है। तो सपोज एक आरबीसी का साइज 120, दूसरे आरबीसी का 130, तीसरे आरबीसी का 140, चौथे आरबीसी का 150। तो ये 4 को अब एमसीवी निकालना है, तो चारों को साइज को ऐड कर दो, 120 130 डिवाइड बाई कितने सेल है, 4 सेल। तो जो आएगा वैल्यू वो क्या होगा, अपना मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। उसके बाद होता है दूसरा मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। मतलब क्या है कि एक आरबीसी में कि कितने हीमोग्लोबिन है, एक आरबीसी में कितने हीमोग्लोबिन है। तो नॉर्मली एमसीएच का जो नंबर होता है कितना होता है, बेसिकली 27 to 32 पिकोग्राम होता है। अब एक होता है एमसीएससी। ये बेसिकली क्या बताता है, कलर बताता है। मतलब एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन कितने कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब कैसा कि सपोज ए हीमोग्लोबिन हो गया, ई और ई हीमोग्लोबिन है, इसमें 10 हीमोग्लोबिन है। सपोज इसमें 5 हीमोग्लोबिन है पर ये दूर दूर है, पर इसमें 5 हीमोग्लोबिन है पर पास पास है। तो मतलब इसका एमसीएससी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इसका एमसीएससी क्या होगा, कम होगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है। और अगर छोटी साइज़ की आरबीसी होगी तो उसमें वो कॉन्सेंट्रेटर, उसमें एमसीएससी ज़्यादा होगा। बड़ी आरबीसी होगी तो उसमें हो सकता है उसमें एमसीएससी क्या हो, कम हो, क्योंकि बड़ी आरबीसी होगी तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन क्या रहेगा, दूर दूर रहेंगे थोड़ी, तो डाइल्यूट रहेगा। ये हो गया। अब देखो अब क्या होता है, अब थोड़ा सा अगर इसमें कंसेप्ट में बताऊं तो अगर किसी को अगर एमसीवी बढ़ गया है तो उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोसाइटिक। किसी को एमसीवी घट गया है तो उसको किसी को एमसीवी घट गया तो माइक्रोसाइटिक, किसी को एमसीवी इंक्रीज हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं मैक्रोसाइटिक। और किसी में एमसीवी नॉर्मल है, मतलब साइज ऑफ आरबीसी नॉर्मल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मोसाइटिक मतलब नॉर्मल है। अब दूसरा, अब किसी में एमसीएससी ये नॉर्मल है तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मोक्रोमिक। ये कलर बताता है, नॉर्मोक्रोमिक। और किसी में एमसीएससी डिक्रीज है तो बोलते हैं हाइपोक्रोमिक। और किसी में एमसीएससी इंक्रीज है तो क्या है, हाइपरक्रोमिक। ये हो गया। अब देखो अब हम लोग इसी पे एनीमिया की बात करते हैं। देखो इसमें एनीमिया की कैसे बात करेंगे कि किसी में साइज इंक्रीज है, कलर डिक्रीज है। मतलब इसका मतलब क्या है, एमसीवी इंक्रीज है पर एमसीएससी क्या है, डिक्रीज है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको क्या है, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया, ऐसे इसको हम लोग लिखते हैं। और एग्जांपल दूँ, सपोज किसी में आरबीसी का साइज कम है और कलर जो है एमसीएससी नॉर्मल है तो इसमें क्या होगा, माइक्रोसाइटिक एमसीवी कम है, माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। ये हो गया। तो ये हम लोग ने देख लिया। तो ये सब पूरा कंसेप्ट हम लोग ने देख लिया पूरा। इसके बाद जो सेकंड वीडियो होगा, अब इसका थर्ड वीडियो जो होगा ब्लड फिजियोलॉजी का, वो अनीमिया के ऊपर बेस होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अनीमिया में आयरन डिफिशियंसी अनीमिया क्या होता है। दूसरा हम लोग देखेंगे परनीसियस अनीमिया। थर्ड हम लोग मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया हम लोग देखेंगे। थर्ड हम लोग देखेंगे सिकल सेल अनीमिया और थैलीसीमिया, हीमोरेजिक अनीमिया। तो ये सब की हम लोग बात करेंगे थर्ड वीडियो में।